Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we are going to discuss the test for neuromuscular efficiency. Majorly what was happening here is सबसे पहले हम देखते हैं कि neuromuscular efficiency होती क्या है, ठीक है? So नर्वस सिस्टम जब कम्युनिकेट करता है आपके मसल्स के साथ, ठीक है, मेजरली जब वो आपके मसल्स के साथ कनेक्ट करता है ताकि कोई मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके या कोई भी फोर्स जो उसने लगानी है किसी मूवमेंट को परफॉर्म कराने में, जब वो सारे काम नर्वस सिस्टम बताता है मसल को, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, जैसे कितना अब इसमें मेजरली आप क्या असेस कर रहे होते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है मसल, कितना क्विक है, उसकी एंड्योरेंस कितनी है, वो कितने अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करते हो एग्जाम में, ठीक है। मेजरली हम 7 टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैनुअल, मसल टेस्टिंग, सर्कमफेरेंस, स्टैटिक पावर टेस्ट, डायनामिक पावर टेस्ट, विद दैट एंड्योरेंस टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। मेजरली जब आप स्टार्ट करते हो हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेस्ट से, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले है जिसको हम ईएमजी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, या इलेक्ट्रोमायोग्राफ। ये डॉक्टर क्या करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि स्ट्रेंथ कितनी है या स्ट्रेंथ ड्यूरेशन का कर्व कितना है, कि कितने अच्छे से मसल रिएक्ट कर रहा है जब उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कराया जा रहा है। अब इसमें मेजरली हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारे पास मसल, नर्व और इन दोनों के बीच का कनेक्शन इटसेल्फ है कैसा, ठीक है। सो ईएमजी जब हमारे पास, तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास नर्व की डैमेज हो जाती है या कहीं पे मसल्स के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेजरली जब नर्व नर्व या मसल डिसऑर्डर्स पे होती है, मेजरली नर्व डैमेज या मसल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपने याद रखना है कि हम ईएमजी किसके लिए काम करें, जब हमें लगता है कि यार नर्व में कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है, या मस्कुलर इश्यू है लेकिन इन इटसेल्फ के मसल्स के अपने अंदर कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए हम ईएमजी को यूज़ करते हैं, पर ईएमजी एक बहुत बहुत वास्ट चीज़ है। इसको सिर्फ मैंने आपको ब्रीफली बताया क्योंकि आपको यहाँ पे इतनी ही रिक्वायरमेंट है, आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जब देखते जाते हो इन डेप्थ तो आप देखोगे, ठीक है। विद दैट सेकेंड हमारे पास थी मैनुअल मसल टेस्टिंग, ठीक है। थेरेपिस्ट मैनुअली चेक करता है। अब मैनुअल का मतलब यही है कि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आपने खुद चेक करना है अपने पेशेंट की, ठीक है, विद योर हैंड्स। तो हम क्या करते हैं कि मेजरली हम इसको मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कराते हैं कोई भी मूवमेंट। विद दैट हम उस पर कुछ अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मेजर मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास अ, आप कह सकते हो रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस का एक जो लेम टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं रुकावट, लेकिन यहाँ पे आप अपनी बॉडी का जो वेट होता है या अपने हैंड का जो वेट होता है एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करते हो, एज अ फोर्स यूज़ करते हो ताकि आप उसकी चेक कर सको। लेकिन इसको स्पेसिफिकली ग्रेडिंग स्केल सिस्टम के थ्रू देखा जाता है जिसको ऑक्सफोर्ड स्केल कहते हैं, ठीक है, आपकी बुक में इसी तरीके से है। ओके, यहाँ पे आपको नीचे सारा सा नज़र आ जाएगा कि आपके पास कितने ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है, 0 to 5 से लेके, ठीक है। और ये सारे जो ग्रेड्स हैं मेजरली आपके पास बेसिकली स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 जब आपके पास बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, पेशेंट ऑलरेडी मूवमेंट कर नहीं सकता। वन वॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेड जब आपको स्मॉल फ्लिकरिंग मूवमेंट होती है। अब ये स्मॉल फ्लिकरिंग मूवमेंट हम मसल की इट्स सेल्फ वहाँ पे चेक नहीं कर सकते कि जो वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, बल्कि हम मसल को इट्स सेल्फ हाथ लगा के मसल जहाँ पे प्रेजेंट है एनाटॉमिकली, ठीक है, अगर आपको पता है कि डेल्टॉइड आपके पास किस एरिया में प्रेजेंट है या बाइसेप्स आपका किस एरिया में प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे हाथ रखते हो और उसका स्मॉल सा फ्लिकर चेक करते हो कि उसमें कोई स्पेसिफिकली मूवमेंट फील हो रही है या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेड 1। ग्रेड 2 जो होता है दैट इज़ जब आप पेशेंट जो है अंडर द हेल्प ऑफ, या आप ये कह सकते हो कि किसी स्पोर्ट के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है, ग्रेविटी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी क्योंकि हमने पेशेंट को टेबल के ऊपर हैंड की प्लेसमेंट या आर्म की प्लेसमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मूवमेंट परफॉर्म करवाओगे दैट इज़ ग्रेड 2। जब आप ये टेबल हटा दोगे, ठीक है, और सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट पेशेंट मूव करता है अपनी कोई भी बॉडी का पार्ट, दैट इज़ ग्रेड 3।
ग्रेड 4 होता है जब आप कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाते हो अपने हाथ से। अब वो रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक हर मसल के लिए, हर जॉइंट के लिए अलग से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? वो आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप एमएमटी डिस्कस करते हो। मेजरली आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि आप अपने हाथ से एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगाते हो उस मसल की मूवमेंट को परफॉर्म कराने के लिए। ग्रेविटी भी रिमूव है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होती है, तो आपके पास ग्रेड 4। जब वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब एक मैक्सिमम लेवल पे आप रेजिस्टेंस पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है, वो ग्रेड 5 होता है और उसकी एक नॉर्मल स्ट्रेंथ कंसीडर होती है जो आपकी एज अ ह्यूमन बॉडी या एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके अंदर होनी चाहिए ग्रेड 5 की। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो ग्रेड 5 आपका क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेंथ। अब हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मसल्स की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपको प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है? हैंड प्लेसमेंट विद दैट आपको प्रॉपर बॉडी के मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने एक्यूरेटली आप किस पोजीशन में आर्म को रखोगे, तो उसके ऊपर क्या चीज़ किस टाइम अफेक्ट कर रही है वो आपको पता हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हर चीज़ आपके पास एक्ट कर रही हो। ग्रेविटी का कितना अफेक्ट आ रहा है, आपके एटमॉस्फेयर का कितना इफेक्ट है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? मेजर टिप ये थी। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लाइक हाँ, अब इस तरीके से। फिर हम आते हैं अपनी थर्ड पे, ठीक है? जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, दैट इज़ हमारे पास आ जाती है सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, ठीक है? बाकी आपके पास ये ऊपर आपके पास ये जो दी हुई हैं ग्रेड्स हैं, ठीक है? ग्रेड 4 गुड है और ग्रेड 5 जो है वो हमारे पास नॉर्मल का 0 होता है। सर्कमफेरेंस को टेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, सर्कमफेरेंस को एक मेजरिंग टेप ले लो, ठीक है? सिंपल टेप जो आपके पास होती है, मोस्टली आप जब कपड़े सिलाई करवा रहे हो वो टेप भी आप मेजरिंग यूज़ करते हो, या समटाइम्स दूसरी जो टेप्स होती हैं आप वो यूज़ करो, ठीक है? एंड साइज ऑफ द लिम्ब, आप किसी भी लिम्ब के, थाई के, आर्म के अराउंड उसको पूरा रैप करो और उसका साइज चेक कर लो। दैट इज कॉल्ड एज इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है? अब इसको करने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एक तो मसल की ग्रोथ पता चलती है, ठीक है? लाइक हाइपरट्रॉफी है या मसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको साइज़ का रफली आइडिया हो जाता है कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट है या बहुत अब नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड आप नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है? बहुत ज़्यादा जगह पे जितने मर्ज़ी एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट हो जाएँ, जितने मर्ज़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जाए, कुछ ना कुछ लैकिंग होती है इसमें, ठीक है? तो इसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर कहीं स्वेलिंग, कहीं फैट या मसल की इटसेल्फ कोई इश्यू चल रहा है तो आपको आइडिया हो जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ आइडिया आपको लग जाता है, ठीक है? लाइक कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे मसल्स के इटसेल्फ साइज़ में कहीं पे या ग्रोथ में कहीं इश्यू आ रहा है, ठीक है? फोर्थ वन वाज़ द स्टैटिक पावर टेस्ट, ठीक है? अब आपके पास स्टैटिक पावर टेस्ट को सॉरी हम स्क्रॉल डाउन करते पहले। ओके, स्टैटिक पावर टेस्ट जो हमारे पास आइसोमेट्रिक टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है? अब इसको आइसोमेट्रिक टेस्ट कहने का मतलब मेजरली ये होता है कि जब पेशेंट कोई मूवमेंट परफॉर्म करेगा ना, तो वो मूवमेंट या वो जो फोर्स लगाएगा, अब पावर टेस्ट है तो इसका मतलब वो कोई फोर्स लगा रहा है। अब वो कोई फोर्स तो लगाता है लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट पे जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, ठीक है? फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ये टेस्ट कैसे चेक करते हैं कि हम पेशेंट को या तो कहते हैं आप अगेंस्ट द वॉल मूव पुश करें, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अटैच करनी होती है, जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि स्प्रिंग बैलेंस या कोई प्रेशर गॉज या कोई ऐसी चीज़ जो उसको चेक करने का काम करे, ठीक है? जैसे आप फिजिक्स में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स पढ़ते थे ना, कि आपको कोई स्पेसिफिक मीटर्स मिल जाए, कोई गॉज मिल जाए, मेजरली आपको आप चेक कर सको सिर्फ उसकी प्रेशर की मेजरमेंट, ठीक है? अब आप क्या करते हो वहाँ पे, या तो स्क्वीज़ कराते हो एक रबर बॉल को जिसके साथ एक प्रेशर गॉज अटैच होता है, या आप पेशेंट को पुश कराते हो वॉल के अगेंस्ट एंड तब मेजर करते हो, तो आपको पता हो चल जाता है कि फोर्स जो है वो कितनी अच्छी लग रही है विदाउट मूविंग, इसलिए आप कहते हो कि वो स्टैटिक पावर टेस्ट है। फिर आप मेजर करते हो लाइक मैक्सिमम फोर्स, और उसको मेजर करने का मेजरली तरीका ये होता है कि आप 3 रीडिंग्स लो, जैसे आप सिंपली जब हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में करते थे 3 रीडिंग्स ली, उसका एवरेज निकाला और फिर आपने मतलब 3 रीडिंग्स लोगे आप 1-1 मिनट के अपार्ट से, एक बार स्क्वीज़ कराई आपने वॉल, फिर आपने थोड़ी देर लाइक आपने पुश कराई, ठीक है? वॉल मतलब आपने पेशेंट को कहना है कि आपने वॉल को पुश करना है, ठीक है? आपने वो रिकॉर्डिंग ले ली एक,
फिर आपने 1-2 मिनट वेट कराना है, फिर आपने दूसरी ली, फिर आपने तीसरी ली। इस तरह 3 ट्रायल्स ले लिए और फिर आपने उसमें से एवरेज निकाल लिया, तो वो आपके पास मैक्सिमम फ़ोर्स आ जाती है पेशेंट की, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक पावर टेस्ट, ठीक है? डायनामिक में हम क्या करते हैं मेजरली कि हम उसी से ही थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाती है चीज़ कि डायनामिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना होता है कि आपने पेशेंट को कहना होता है आप कोई वेट उठाओ, ठीक है? और अपनी फुल रेंज तक लेके जाओ, ठीक है? अब आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही हैवी वेट पेशेंट को दे दो, इतना कि पेशेंट अपना बेसिकली टॉलरेट कर सके। आप उस वेट की स्ट्रेंथ भी आप उस वेट को भी देखोगे कि वो कितना है, ठीक है? वो पेशेंट कह रहा है मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, फिर आप थोड़ा वेट इंक्रीज़ करके देखो। अगर तो पेशेंट इतना परफ़ॉर्म नहीं कर सकता तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है? जो उसने वेट उठाया उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया होने लग जाता है, ठीक है? अब आप इसको 2 तरीके से मेज़र कर सकते हो, या तो आप एक ही बार हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करवाओ, ठीक है? या फिर आप उसको 10 टाइम्स विदाउट रेस्ट आप उसको लिफ्ट करवाओ, ठीक है? अब वो पेशेंट के अपने ऊपर डिपेंड है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कितनी उसकी डायनामिक स्ट्रेंथ है, ठीक है? और मेजरली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करवाते हो ना रिहैब प्रोग्राम में, ठीक है? रिहैबिलिटेशन में, तो आप क्या कराते हो कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट लेते हो, लेकिन डायनामिक पावर टेस्ट आप काफ़ी लेटर स्टेजेस पे करवाते हो, ठीक है? काफ़ी बाद में करवाते हो क्योंकि एकदम से पेशेंट के जब मसल्स ऑलरेडी टाइट या स्टिफ होते हैं, आप उस टाइम एकदम से आप वेट नहीं उठा सकते। यहाँ से आप मसल के फेलियर की तरफ पेशेंट को लेके जा सकते हो या कोई और इश्यू। तो आप क्या करते हो कि इसको प्रिवेंट कराने के लिए या इसको लाइक अवॉइड करने के लिए कि मसल फेलियर की तरफ ना जाए, आप अवॉइड करते हो। विद दैट आप ओवर फटीग को भी अवॉइड करते हो, ठीक है? आप वेट उतना ही पेशेंट को बताओ, गाइड करो उठाने के लिए जितना वो बेयर कर सके, ठीक है? आप आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को जब प्रैक्टिकली करते हो ना, आपको आइडिया हो जाता है ओके दिस इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, आप इज़िली इसको परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है? आपने टाइम टू टाइम इन चीज़ों को रिपिटिशन के साथ परफॉर्म करवाते रहना, ठीक है? पेशेंट्स के ऊपर आप जैसे-जैसे परफॉर्म करते जाओगे उसी इस तरीके से आपको आइडिया होता जाता है लाइक आप किस तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान कर सकते हो, ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज़ रिमेंबर प्रिकॉशन के साथ आपने चलना है, कभी भी आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी होती, मसल का फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन वाज़ द एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है? पेशेंट क्या करता है रिपीट करता है किसी भी मूवमेंट को या कॉन्ट्रैक्शन को ओवर टाइम, ठीक है? तो आप उसको मेजर करते हो, ठीक है? अब इस रिपिटिशन या एंड्योरेंस टेस्ट जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं एंड्योरेंस क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने लॉन्ग टाइम के लिए मसल जो है अपने आप को परफॉर्म कोई मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है बिफोर इट गेट्स टायर्ड इज़ कॉल्ड एज़ इट्स एंड्योरेंस, ठीक है? वो थकने से पहले कितने टाइम तक कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। या तो आप होल्डिंग की मूवमेंट कराओ या आप रिपिटिशन कराओ, ठीक है? डंबल होल्ड करेगा, ठीक है? तो कितनी देर वो होल्ड कर सकता है दैट इज़ ऑल्सो इट्स एंड्योरेंस। कितनी वो रिपिटिशंस देखो आप कोई भी उसको चीज़ ना भी पकड़ाओ, कोई डंबल ना पकड़ाओ, आप सिर्फ़ उसकी नी पे मूवमेंट करवा दो, ठीक है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन की। वो कितनी देर वो रिपिटेटिव मूवमेंट कर सकता है ये उसकी एंड्योरेंस बताती है, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस इस तरीके से चेक करते हो एंड्योरेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है? कि उसकी किस हद तक कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मेजरली आप इस तरीके से चेक करते हो। और ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता चलता है कि हमारे पास कितने लॉन्ग टाइम के लिए मसल काम करता है बिफोर इट्स गेट टायर्ड, ठीक है? स्टेप टेस्ट सॉरी आपके पास एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट था हमारे पास स्पीड टेस्ट, ठीक है? अब जो हमारे पास स्पीड टेस्ट होता है ना, मेजरली आपको इसके नाम से भी आइडिया हो जाएगा। आप एक स्टॉप वॉच लो, कितनी देर के लिए पर्सन वो कोई फंक्शनल टास्क कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ इट्स स्पीड टेस्ट, ठीक है? अब आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, लाइक पेशेंट को एक डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दे दो, या लाइक आप उनको बोलो आप स्टेयर्स चढ़ो, ठीक है? या आप इतने डिस्टेंस तक जाओ और फिर वापस आओ। आप इसको बोलो आप अपने जहाँ पे आप लाइक हॉस्पिटल सेटिंग में हो तो आप उसको बोल सकते हो कि आप इस डोर तक जाओ, डोर से वापस आ जाओ, ठीक है? ये एक डिस्टेंस कवर कर लिया। या आप वहाँ पे उनको कोई कोई भी टास्क असाइन कर दो कि आप ये इस तरीके से परफॉर्म करो, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, कितनी उसकी स्पीड है मेजरली, तो कितने क्विकली वो परफॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स स्पीड टेस्ट, ठीक है? वो और मेजरली आप ये फंक्शनल टास्क के लिए कहते हो, ठीक है? आप सिर्फ फ्लेक्जन एक्सटेंशन की मूवमेंट नहीं बल्कि आप कोई इसका फंक्शन परफॉर्म करते हुए उसको देखो,
तब आपको आइडिया होता है कि वो फंक्शनल टास्क कितने टाइम के लिए और कितनी तेज़ी से करता है, दैट इज़ इट्स स्पीड टेस्ट। अब ये आपको बताता है कि आप उसकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? फंक्शनल इंडिपेंडेंस कि वो कितना फंक्शनल इंडिपेंडेंट है और आपने इस पे कितना काम करना है। फॉर इंस्टेंस एक स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है? उसकी प्रोग्रेस चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर वो खाना नहीं खा सक रहा या उसको कितना टाइम लग रहा है एक स्पून को अपने लाइक आप उसको कितना स्पून को अपने माउथ के करीब लाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने अब किस चीज़ पे काम करना है। पेशेंट को जब फंक्शनली इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना होता है, तब आप मेजरली ऐसी स्पीड टेस्ट चेक करवाते हो। और ये बहुत लाइक आप जब परफॉर्म कराते हो आप इस चीज़ को नहीं देखते कि यार ये स्पीड टेस्ट है, मेजरली क्या है। आप मेजरली आप इतने ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ टू हो जाओगे ना, जितने जितने पेशेंट्स देखते जाओगे, जितना जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है कि आपको बार बार इस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको डेली एक्टिविटीज़ में अप्लाई कर लेते हो, ठीक है? तो आपने मेजरली ये चीज़ याद रखनी है कि आपने स्पीड टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है या किस कैसे करना है, ये सारे। तो मेजरली मेजर जो सारे टेस्ट हैं वो आपने इन चीज़ों को देख के करना है। ये सारे मेजर टेस्ट इन्हीं की बेसिक्स हैं, ठीक है? चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, एमएमटी हो, सर्कमफेरेंस हो, स्टैटिक हो, डायनामिक हो, एंड्योरेंस हो या आपके पास स्पीड टेस्ट हो, ठीक है? मेजरली आपके पास जब पेशेंट आएगा तो आपने मेजरली आपने स्टार्टिंग में इनको हैबिचुअली आपको अगर अपने कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने इसको ऐड करना है, ठीक है? लेकिन आप इस चीज़ को जितना पेशेंट पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, उतनी ईज़िली आपको ये माइंड में रिटेन होना स्टार्ट होती हैं और उतने ही जल्दी आपको इस चीज़ का आ जाता है कि नहीं आप स्पीड टेस्ट स्पेसिफिकली आपने याद नहीं करना कि अब मुझे स्पीड टेस्ट करवाना है, बल्कि आपकी इस हैबिट में शामिल हो जाना चाहिए जब आप पेशेंट देख रहे हो कि हाँ, अब इसके बाद ये परफ़ॉर्म करा के चेक करना है, तो आपको आइडिया चला कि हाँ, ठीक है, मैंने इस तरीके से चेक कर ली स्पीड, ठीक है? तो ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसकी इतना यूज़ टू कर देना है या आप इतने अपने आप को इतना एक्सपीरियंस करते जाओ चीज़ों के साथ कि आपको दोबारा-दोबारा वहाँ पे याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप एक हैबिट बना लो इस चीज़ को, आपकी एक हैबिट बन जाए कि हाँ, अब इसके बाद इस तरीके से हमने आगे लेके जाना है, ठीक है? सो ये न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी के सारे टेस्ट थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं तब कमेंट सेक्शन में